नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है प्रभाकर मिश्रा और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं वकालत 24। देखिए, केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हेमंत सोरेन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। तेजस्वी यादव, लालू यादव और आज खबर है कि केरल के सीएम की बेटी की यहाँ भी ईडी ने तलब किया है। तो मतलब ये ऐसे नेता हैं, ऐसे जाने माने बड़े चेहरे हैं, ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी खोज में ईडी है। नाम हमने बता दिया, केजरीवाल साहब कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुए थे, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया, संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था। दो तो इसमें के कविता का नाम के कविता का भी नाम है, वो भी हिरासत में है, उनकी भी रिमांड की डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और ये सब आप जानते होंगे कि इनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी में बीजेपी की तरफ से और आप जो वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी कई सवाल और मेरे तरफ से भी कई सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि सर एज अ नॉर्मल व्यूअर, एज अ नॉर्मल सिटीजन, जब कोई गिरफ्तार होता है तो मैं भी सोचूंगा, लोग भी सोचेंगे कि ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा तो गिरफ्तार होगा। लेकिन जब ईडी गिरफ्तार करती है तो इसकी गिरफ्तारी पीएमएलए कानून के तहत होती है, उसके तहत गिरफ्तारी होती है। तो यहाँ पे बीजेपी बोलती है कि बताइए, जब तक कोई गलत काम नहीं कीजिएगा तब तक ऐसे थोड़ी कोई उठा ले जाएगा, लेकिन वहीं कानून क्या कहता है वो लोगों को नहीं पता है। अब मैं समझना चाहूँगा कि ये जो गिरफ्तारियाँ होती हैं वो क्यों होती हैं, पीएमएलए कानून क्या है, और उसके बाद से जब ये गिरफ्तारियाँ हो जाती है तो इस पर भी एक तर्क दिया जाता है कि ठीक है, गिरफ्तारी हो गई, आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपको बेल क्यों नहीं दिया। हर बीजेपी के प्रवक्ता के जुबान पे यही जवाब है कि अगर आपने कुछ नहीं किया होता तो आपको बेल मिल जाती, तो आपको बेल क्यों नहीं दे रही है कोर्ट। अब लोगों तक ये खबरें नहीं पहुंच पाती कि क्यों नहीं दे पा रही है। मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा कि ये पीएमएलए कानून क्या है, ईडी के तहत गिरफ्तारी कैसे होती है और बेल क्यों नहीं मिलती। एक सामान्य सिद्धांत है, न्यायिक सिद्धांत, कि अगर आरोप लगा, किसी भी मामले में आरोप लगा तो आरोप लगता है, फिर जांच होती है, जांच के लिए आरोपी की गिरफ्तारी कई मामलों में जरूरी होती है। तो गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद अदालत में वह आरोपी बेल मूव करता है और सामान्य न्यायिक सिद्धांत है कि जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज द राइट। बेल आपका अधिकार है, जमानत आपका अधिकार है और एक्सेप्शनल स्थिति में जमानत आपका मना किया जा सकता है। और इसीलिए प्रोविजन है कि जब जांच शुरू होती है किसी मामले में, ईडी को छोड़ दीजिए, बाकी मामलों में पुलिस और सीबीआई के केसेस में क्या होता है कि जब जांच शुरू होती है तो जांच में छोटे अपराध जिनमें 10 साल से कम की सजा होती है जी, वहां पे शर्त है कि अगर जांच एजेंसी ने चार्जशीट 60 दिन के अंदर फाइल नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आरोपी बेल का हकदार होता है। अदालत में जाएगा और ये कहेगा कि अभी तक इन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं किया, इसलिए हमें बेल दे दीजिए, और वो सीआरपीसी के प्रोविजन है, उनको बेल मिल जाएगा। अगर वो उस मामले में सजा का प्रावधान 10 साल या 10 साल से अधिक है, आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है, तो वहां पर 90 दिन का प्रावधान है। 90 दिन चार्जशीट फाइल करने का 90 दिन की मोहलत मिलती है, और अगर नहीं हुआ तो फिर आपका। अब ये हो गया सामान्य मामले की बात। बेल के लिए ईडी का जो मामला थोड़ा सा बाकी मामलों से अलग है। मैं जब कहता हूं थोड़ा सा अलग है तो ये थोड़ा सा आरोपी के लिए बहुत बड़ा हो जाता है, इस लिहाज से कि इसमें पीएमएलए में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सेक्शन 45 में प्रोविजन है बेल के लिए, बेल के बारे में। और बेल के बारे में जो ट्विन कंडीशंस बोलते हैं, दो प्रोविजन हैं, दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आप प्राइमा फेसाई कोर्ट को कन्विंस करेंगे, कोर्ट में साबित करेंगे कि आपने अपराध नहीं किया है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको जमानत मिलती है तो आप अगला कोई और अपराध नहीं करेंगे। अब इस बात को समझिए, बाकी मामलों में जैसे पहला कंडीशन मैंने कहा कि आपको यह साबित करना है कि आप दोषी नहीं हैं, प्राइमा फेसाई आप दोषी नहीं हैं। अब ये कंडीशन ऐसा है, जब बाकी मामलों में ट्रायल के बाद अदालत में ट्रायल होता है कि आप दोषी नहीं हैं, आप निर्दोष हैं, इसके लिए प्रॉपर ट्रायल चलता है, और यहां पर बेल के दौरान ही आपको ट्रायल की वो शर्त पूरी करनी होती है कि आप कोर्ट के सामने साबित करिए कि आप दोषी नहीं हैं। तो मतलब प्री ट्रायल स्टेज में कोई आरोपी ये कोर्ट को कन्विंस करे, ये साबित करे कि माय लॉर्ड मैं दोषी नहीं हूं, तब जमानत मिलेगी। तो ये जो
कंडीशन है। और दूसरी बात एक कि दूसरा कंडीशन कि आप ये भी कोर्ट में कन्विंस करिए कि आप कोई और क्राइम नहीं करेंगे। तो ये जो दो कंडीशन है, बाकी मामलों में ये लागू नहीं होता है। तो यहां पर इसीलिए कहते हैं कि ईडी के मामले में जो एक बार जेल चला गया तो या तो उसका एक्विटल ही होगा और नहीं तो उसको जेल में रहना पड़ेगा ट्रायल पूरा होने तक। इसलिए कि ये जो चीजें हैं, प्री ट्रायल स्टेज में कोई आरोपी ये कैसे साबित कर सकता है कि मैं दोषी नहीं हूं। और ये जो दो कंडीशंस हैं, इसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इस प्रोविजन को सेक्शन 45 के जो इतना मुश्किल जो प्रोविजन है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं दो बार चैलेंज किया गया। एक बार चैलेंज किया गया था 2017 में, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल खड़े किए और तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था 2017 में। और उसमें कुछ ऐसे कंडीशंस बताए गए थे, कुछ कमियां बताई गई थी। सरकार 2018 में उन कमियों को दुरुस्त करके फिर उसे इंट्रोड्यूस कर दी। जो अभी मौजूदा मैं जो प्रोविजन बता रहा हूं वो प्रोविजन है, मतलब बदलाव किया वो प्रोविजन है। मतलब जो कोर्ट ने कमियां बताई थी उसको दुरुस्त करके और फिर वो प्रोविजन को उसमें ला दिया गया, फिर उसे चैलेंज किया गया था। और अभी 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। आप उसके बाद आपने देखा है किस तरह से बहुत शोर शराबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर से वो कर दिया था, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के अधिकार के प्रोविजंस को अपहोल्ड किया था। मतलब माना था कि उसे विजय मंडल केस कहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, ये केस है विजय मदन लाल चौधरी केस। और इसमें कोर्ट ने तब ये हल्ला हुआ कि भाई कोर्ट कन्विंस हो गया और कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोविजंस है जो आपकी गिरफ्तारी को बहुत मुश्किल बनाते हैं जी, जिसके चलते सत्येंद्र जैन गए, मुश्किल हो गई, बाहर नहीं आ पाए। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता, अब अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, जो लोग भी इसमें जाएंगे। अब बात आती है कि सामान्य मामलों में जैसा हमने कहा कि बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन। आर्टिकल 21 जो कहता है, संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कि जीवन स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है, उसमें कहता है कि आपकी स्वतंत्रता को एक्सेप्शनल परिस्थितियों में ही वापस लिया जा सकता है, राइट। 21। तो जब बात इसकी आती है पीएमएलए के सेक्शन 45 में, तो वहां पर यह सवाल उठता है कि ये कॉन्ट्ररी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक केस में कोर्ट ने बात कही है कि डिस्पाइट की सेक्शन 45 कहता है, लेकिन अगर असमय समय तक ट्रायल नहीं होता है तो केवल इस आधार पर किसी की स्वतंत्रता से आप वो नहीं कर सकते, उसको आप डिप्राइव नहीं कर सकते। हालांकि वो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, अभी तक ऑर्डर नहीं आया, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पीएमएलए एक्ट के उस प्रोविजन को अपहोल्ड किया है, 2022 के फैसले के बाद भी अपहोल्ड किया है कि ये ट्विन कंडीशन को वो ट्विक नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मामले के बाद एक बार फिर इस पर चर्चा तेज हो रही है, चर्चा तेज हो गई है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में इसको रिविजिट करे। क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी की बात कम कहूं, आप खुद सोच के देखिए कि जो मैंने प्रोविजन बताए, दूर से ताली बजाना अच्छा लगता है, जिस पर बीतती है। और यह भी सिद्धांत है ना कि जब तक आरोपी का अपराध प्रूफ नहीं हो पाता तब तक यह माना जाना चाहिए कि वो निरपराध है, निर्दोष है जी। और निर्दोष को, यह कानूनी सिद्धांत है, यह हम कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, तो ये जब तक वो, और एक निरपराध को, निर्दोष को, इसलिए कि वो प्रूव नहीं हुआ है तब तक आप सलाखों में लंबे समय तक रखें, तो ये कहीं ना कहीं वो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। तो एक ये चर्चा उठी है कि इसी बहाने हो सकता है कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर पीएमएलए एक्ट के उस सेक्शन 45 के जो ट्विन कंडीशंस हैं उसको रिविजिट करे। एक बात इसमें मैं और जोड़ देता हूं, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर बहस हो रही थी पीछे, जिस 2022 के फैसले के दौरान जब ये हो रही थी सुनवाई, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो प्रोविजन डाले गए थे, जो दो दलीलें दी गई थी, उसमें एक बात कही गई थी, वो ये थी कि दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ऐसा है जिसमें आर्थिक अपराध को बड़ा संज्ञेय अपराध माना गया है, तो कि इसमें जब तक वो नहीं होगा, सजा का प्रावधान स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक ये अपराध रुकेगा नहीं। दूसरी बात एक ये भी कही गई कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ कन्वेंशंस हैं
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग को मॉनिटर करती है और भारत उसमें सिग्नेटरी है, तो वहाँ के प्रोविजन के मुताबिक मैच करने के लिए हमने प्रोविजन डाला था। उसको उस प्रोविजन को एक इंटरनेशनल एजेंसी है, FATF बोलते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका मेंबर है भारत, तो उसके प्रोविजंस को भारत को मैच करना होता है। लेकिन बाद में पता चला मुझे, मैंने जो जानकारी है मेरी, कि वहाँ पर भी इस प्रोविजन को वो अपहोल्ड नहीं करते हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई थी तब उन्होंने ये तर्क दिया था। तो इस आधार पर इसकी आलोचना होती है, मतलब झूठा तर्क दिया था सुप्रीम कोर्ट। अब तो ये जो है वो फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्ररी है। और मैंने कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट इसे ये कह चुका है कि ये जो प्रोविजन है, इस तरह के प्रोविजन जो हैं वो फंडामेंटल राइट को कर्टल करते हैं, आज़ादी की, जीवन स्वतंत्रता के अधिकार को कर्टल करते हैं, ये सही नहीं है। लेकिन बाद में फिर उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसके चलते एक बार जो गया वो वापस नहीं आता। मतलब बहुत मुश्किल होता है। अब एक बात और देखिए कि एक ही साथ निचली अदालत, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जितने मामले अभी आए हैं सब में एक्यूज ने ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसा करके सब जगह जाते हैं, सब जगह वो करते हैं, कहीं से कुछ राहत नहीं मिलती है। और चूंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ऐसा है जिसमें कोई आप और हम जैसे लोग शामिल नहीं होते, ये जब बड़े लोग शामिल होंगे, या तो बड़ा राजनेता शामिल हो सकता है, बड़ा ब्यूरोक्रेट शामिल हो सकता है, या बड़ा पूंजीपति बिजनेसमैन शामिल हो सकता है, तो ये जब इस तरह के लोग शामिल हो जाते हैं तो ढेर सारे सवाल उठते हैं। और वो सवाल इसलिए उठते हैं कि हाल के दिनों में और अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरह की बातें हुई कि किस तरह से ईडी का एक बार छापा पड़ा, उसके बाद से चंदे की रकम ज़्यादा आई, फिर दोबारा पड़ा, फिर और रकम आई, फिर उसके बाद से छोड़ दिया गया, इस तरह की चीज़ें। तो ये हालांकि वो अलग मसला है। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई जब चाहे वो संजय सिंह की हो चाहे वो हुई, तो ये सारे प्रोविजंस की बात विस्तार से इस पर बातें चर्चा होती हैं, लेकिन बात ऑब्जर्वेशन से आगे नहीं बढ़ पाती है। और ये जो बिल के कंडीशंस हैं यही बाकी मामलों से आपको अलग करते हैं। एक बात और कि मैंने एक और बात कही कि चार्जशीट दाखिल हुआ या तो 60 दिन या 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं करता है तो आरोपी बाकी मामलों में बाय डिफॉल्ट बेल का हकदार हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो एडिशनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का एक प्रोविजन है कि चार्जशीट दाखिल करते जाएंगे, एक चार्जशीट, ये पता होता है कि 60 दिन या 90 दिन में ये अगर नहीं हमने फाइल किया तो बेल का हकदार हो जाता है। इसलिए उस टाइम बॉन्ड के भीतर ये कर देते हैं, कुछ मतलब चार्जशीट फाइल करेंगे और उसके बाद से नेक्स्ट फिर कहेंगे कि जांच चल रही है, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल। इसमें भी हो रहा है, पहला चार्जशीट, दूसरा सप्लीमेंट्री, तीसरा सप्लीमेंट्री, जिसके चलते वो कोर्ट में ये दिखाते हैं कि दरअसल अभी भी जांच चल रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि आपको मनी ट्रेल साबित करना होता है। और अदालत में ये दोतरफा तलवार है, दोधारी तलवार है कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं, आरोपी कहता है कि हम मनी ट्रेल साबित नहीं कर पा रहे हैं ये जांच एजेंसी, तो इसलिए हमें बेवजह रखा गया है। और दूसरी तरफ जांच एजेंसी वही आधार लेकर के ये कहती है कि दरअसल हमें इसमें मनी ट्रेल साबित करना है और हमें और वक्त चाहिए और वहीं पर मामला मतलब बेसिकली मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी टाइम दे दो क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं। हाँ। सर एक और सवाल, ये मतलब मेरा अगला सवाल तो यही था कि चार्जशीट फाइल करने के लिए जैसे आपने बताया कि 60 दिन और 90 दिन का प्रावधान होता है, बट ईडी जब गिरफ्तार करती है PMLA कानून के तहत आपको एडिशनल सब चार्जशीट फाइल करने का मौका दिया जाता है, तो मतलब धीरे धीरे चार्जशीट फाइल होती है। मैं वही पढ़ रहा था कि 31 जनवरी 2023 तक, पिछले साल जनवरी 2023 तक 5906 केसेस जब से ये PMLA कानून के तहत ईडी ने गिरफ्तारियां शुरू की हैं, तब से 5906 जो है मामले दर्ज किए गए। आपको सर याद है किसी नेता की गिरफ्तारी हुई है और फिर उसको बेल मिला है? आप इतने टाइम से इसको कवर कर रहे हैं, किसी ऐसे नेता को इस मामले में बेल मिली होगी, गिरफ्तारी के बाद कोई छूट के बाहर आया होगा? क्योंकि 25 मामलों में ही जो सुनवाई है वो अंतिम रूप तक पहुंच सकी है, जिसमें से 24 में फैसले आए हैं और एक में शायद बरी हुआ था। हाल के समय में मुझे याद नहीं है, चूंकि हम लोग हाई प्रोफाइल केसेस ही फॉलो करते हैं, ये भी हम लोग पे आरोप लगता है। मतलब हाई प्रोफाइल कोई अभी बाहर नहीं आ सका, हाई प्रोफाइल में बाहर नहीं आ पाता है। मसलन हम जिस केस की बात कर रहे हैं जी, अभी तो और इस केस के पहले भी ये केस जो सत्यन जैन की गिरफ्तारी हुई थी, वो दूसरा मामला दूसरा था। वो ये कथित शराब घोटाले से
नहीं था, मैं कथित जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कल मैं कभी बात करते हुए कथित नहीं इस्तेमाल किया था, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन ले लिया था कि आप हाँ, वो कथित शराब घोटाला है। अब कथित में कहना मुझे लोग कहवा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब मामला अदालत में हो और हाई कोर्ट में जांच एजेंसी जो सबूत रखती है उस सबूत के बिना पर आरोपी को हाई कोर्ट कोई रियायत नहीं देता है, राहत नहीं देता है, और हमसे आप कहते हो कि आप कथित क्यों नहीं बोलते हो। हाई कोर्ट नहीं कथित मान रहा है, हाई कोर्ट प्राइमा फेसाई कह रहा है कि करप्शन हुआ है, हाई कोर्ट प्राइमा फेसाई उन तथ्यों को, उन सबूतों को पर्याप्त मान करके और आपके पिटीशन डिसमिस करता है। तो आप खामखा लोग आपको मतलब एकदम ऐसे ऐसे मोटिवेटेड लोग हैं कि ऐसे ऐसे सवाल खड़ा करते हैं इसलिए कि कोई सच नहीं सुनना चाहता है। लोगों को लगता है, मतलब एक और चीज़ बताऊं, एक नई चीज़ आई है, मतलब जो हमने अदालत में नहीं देखा था। एक होता है कि इस मामले में ये दोषी हैं, एक मामले में निर्दोष होते हैं। एक होता है कि दोषी हो नहीं है, लोग नफरत करने लगे हैं। मतलब ये अदालती और लीगल प्रिंसिपल से बाहर की चीज़ है कि लोग नफरत करते हैं। लोग कहते हैं कि तो क्या हुआ, जो आपने एक बात पूछी कही कि अगर सबूत नहीं होता तो अदालत, वो ये नहीं कहते कि वो छोड़ते इसलिए नहीं है कि जो पीएमएलए एक्ट के प्रोविजंस ऐसे हैं, और उसमें मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो ये बात कहता है वो भी, अगर जांच एजेंसियों पर जो आरोप लगते हैं अगर उस आरोप को मैं थोड़े समय के लिए मान लूं कि ये आरोप है, अगर सच्चाई में ये हो कि ये जांच एजेंसियां बिना किसी भय और बिना पक्षपात के सारी पार्टी के लोगों और उन लोगों तक पहुंचे, तो उस प्रोविजन में सबको दिक्कत होगी, इसलिए कि वो प्रोविजन ही इतने खतरनाक हैं। एक आम आदमी से पूछ लीजिए, जो जिसको भी थोड़ी सी समझ है, कि आप प्री ट्रायल स्टेज में कैसे साबित कर पाएंगे कि मैं माय लॉर्ड मैं निर्दोष हूं। जो काम ट्रायल के बाद पूरे ट्रायल में होना है, वो काम पहले ही आप लगाते हो, ट्रायल से पहले हो। तो इसलिए तो सर ये जो अरविंद केजरीवाल का मतलब जो पूरा शराब घोटाला है, कथित शराब घोटाला है, कथित, तो इसमें भी प्री ट्रायल ही चल रहा है, मेन ट्रायल तो शुरू नहीं हुआ है। देखो ये भी समझ लो, ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। ट्रायल के लिए ये लोग अभी बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। अभी देखो, एक चीज होती है कि ट्रायल के पहले ही ये सारी चीजें हो जा रही हैं। होता क्या था, मतलब जो लीगल प्रिंसिपली जो होता है क्या है कि एफआईआर दर्ज हुआ, आरोप लगे हैं तो एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर के बाद से जांच एजेंसी अपने जांच पे काम करती है। तो उसमें जो आरोप लगाए गए हैं, जो जिन सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है, उसको प्राइमा फेसाई उसके पक्ष में सबूत इकट्ठा करके जांच होती है। तो उसमें कई आरोपी गिरफ्तारी होती है, आरोपी की गिरफ्तारी होगी, जो भी गिरफ्तारी की जरूरत है तो गिरफ्तारी होगी, नहीं होगी तो पूछताछ होगी, जो भी समन करके पूछताछ करते हैं, जो समन हो रहा था अरविंद केजरीवाल का जो ये और उसके बाद से अदालत में चार्जशीट दाखिल होती है, और चार्जशीट दाखिल होती है, और वहां पर जो अब तक जो एफआईआर में जो सेक्शंस लगाए गए थे उसके आसपास, जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोसिक्यूशन थ्योरी के हिसाब से ये चीजें हुई हैं, और वहां पर जब ये चार्जशीट दाखिल हो गई उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल उसके बाद चार्जशीट अदालत में मामला जाने का मतलब ट्रायल नहीं होता है। अदालत में मामला जाने का मतलब ट्रायल, हम सामान्यतः ये मान लेते हैं कि अदालत में हम चले गए तो ट्रायल शुरू हो गया, नहीं, चार्जशीट दाखिल होने के बाद से ट्रायल शुरू होता है। लेकिन इसके पहले ईडी जैसे मामले में जांच एजेंसी इतना समय लेती है, जैसे समय लेती है कि ट्रायल के स्टेज आने तक आप पता नहीं कहां पहुंच जाइएगा। और उसके पहले अगर मामला सियासी हो तो सरकारें बन जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मतलब बेसिकली कि समझिए अभी ट्रायल नहीं चल रहा है, अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी फाइल करेगी, करती जाएगी। संजय सिंह के केस में हमने देखा। इसके अलावा मनीष सिसोदिया तो कितने दिन से जेल में बंद है, उनसे पहले से सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, तो उन पे भी अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। मतलब ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे इतने दिनों तक अंदर रखा, फिर वो फाइनल चार्जशीट पेश करेंगे, फिर उस पर ट्रायल शुरू होगा, फिर उस चार्जशीट के बिना पे खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। मतलब ये कहानी तो अभी और लंबी चलने वाली। उसके बाद से ट्रायल चलेगा, ट्रायल चले के बाद से फैसला आएगा, फैसला ऊपरी अदालत है। तो मतलब इसमें कुछ नहीं है कि आप इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतनी ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते? नहीं, ये अदालत में निर्भर करता है कि भाई कितना फाइल करोगे। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जांच एजेंसियां, अदालत ये भी अगर रोका भी जाए तो एक्सेप्शनली है, और एक के बाद एक चार्जशीट, एडिशनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट वो किया जाए तो भी, ये बेसिकली प्रोविजन इसलिए किया गया था कि जांच एजेंसी को लगे कि हमने जो अभी तक जांच की है
अभी तक हमने सबूत इकट्ठा किया है, ये कंक्लूसिव नहीं है, कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा, ये एक्यूज है छूट सकता है। तो वो जांच के क्रम में, चार्जशीट फाइल होने के क्रम में उसे जब नए सबूत हाथ लगते हैं, नए तथ्य हाथ लगते हैं, तो कोर्ट में एक लगाते हैं कि मुझे एक इसमें एडिशनल चार्जशीट फाइल करनी। तो ये व्यवस्था तब की गई होगी, प्रिंसिपली तब की गई होगी, ताकि चूंकि अल्टीमेटली न्याय का सिद्धांत क्या है और न्याय क्यों की मतलब ये ट्रायल की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि कोई निर्दोष को सजा नहीं मिले और कोई जो दोषी है वो नहीं छूटे। तो ये व्यवस्था कर दी कि ठीक है आपने चार्जशीट फाइल कर दिया, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास और आ गए हैं तो चलिए आपको हम और मौका देते हैं। लेकिन इसको लोग मतलब जांच एजेंसियां कई बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग प्रोलॉन्गिंग दैट ऑल द प्रोसीडिंग्स ऐसा करते हैं, तब दिक्कत होती है। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जैसे मैं पढ़ रहा था, अभी आपको बताया भी कि 5,906 मामले दर्ज किए गए हैं, इनमें से 1,142 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है और इन 1,142 में से 25 मामलों में ही सुनवाई हुई है। और ये जो ईडी की कार्रवाई की जो दर है वो 2014 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से उसका सिलसिला बढ़ चुका है। हम ऑपोजिशंस के लीडर्स को भी सुनते हैं, हम पॉलिटिकल एनालिस्ट को भी सुनते हैं, उन सब की तरफ से एक तर्क दिया जाता है कि ईडी की कार्रवाई पे सबको संशय है। सब ये बोलते हैं कि ईडी उन्हीं पे ज़्यादा असर डालती है जहाँ पे सत्ताधारी पक्ष के लोग नहीं होते हैं, विपक्ष के लोग होते हैं। क्या ये एथिकली आपको लगता है कि जो हम देख रहे हैं फिलहाल, अभी जो हम आंकड़े भी देख रहे हैं, केसेस भी देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ईडी फिलहाल एक तरफा है या फिर ऐसे ईडी पे सवाल उठाया जा सकता है? जैसा हमने महाराष्ट्र में भी देखा ना, अजीत पवार के ऊपर पीएम मोदी आरोप लगा रहे थे, लेकिन फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। मतलब जिसके ऊपर घोटाले का आरोप था उसको आपने सारा राज्य का पैसा दे दिया कि आप संभालो। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि ईडी तो आजकल चर्चा में है, इसके पहले सीबीआई बहुत चर्चा में रहती थी। और आपको फिर याद होगा, हमारे दर्शकों को याद होगा कि मैं कहूँ और आप कौन होते हैं कहने वाले, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा पिंजरे का तोता जो सरकार के और सत्ता के इशारे पर काम करती है, तो ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है, ये सच है। ऐसा नहीं है, कोई दूध का धुला तो है नहीं। और खासकर जो सरकार में, शासन में रहने वाला, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, जब सत्ता आती है तो लाभ पाने और लाभ देने की स्थिति में आप होते हैं। तो मतलब बीजेपी लाभ लेने की स्थिति में, लाभ पाने और लाभ देने की स्थिति में होते हैं। और लाभ पाने और लाभ देने की स्थिति में जब आप होते हैं, वहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग की शुरुआत वहीं होती है। मतलब लेन देन का, लक्ष्मी का आगमन, लक्ष्मी का गमन जब होता है, वहीं पर ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, पीएमएलए का आविर्भाव होता है। लेकिन यह भी है, दिक्कत कहां है कि जो सत्ता में है, इस बात को ध्यान रखना, जो सत्ता में है, जो लाभ देने और लाभ दिलाने के पोजीशन में है, वो आजकल अपराध नहीं कर रहा है, वो आजकल भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है। राम राज्य है नहीं। जो सत्ता में है और सत्ता में है, जो लाभ दे सकता है, दिला सकता है, वो आजकल भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा है। वो आजकल निशाने पर है जो लाभ के पद पर रहा होगा, मतलब लाभ कर चुका था। तो ये कहना, चूंकि ये सारी चीजें दिख रही हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ ईडी का अधिकारी नहीं आते हैं, और अब तो कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं, हमारे दर्शक जानते हैं। आपको अगर कोई इस मामले में संशय हो तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जो चुनाव आयोग की पटल पे है, उसको आप देख लीजिए। और उस समय के अखबारों में, हालांकि एक बात और भी जोड़ दूं, जब कहते हैं कि मीडिया ऐसा काम कर रही है, वैसा काम करी है, अखबारों में रिपोर्टेज हैं उस अखबार में, आज के समय में लगातार फॉलो किया उस, आज भी उन अखबारों में उस तरह से पूरा आपको वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि फला कंपनी ईडी का छापा इतना पैसा, फला कंपनी ईडी का छापा इतना पैसा, फला कंपनी फला तारीख को ईडी का छापा और उसके बाद इतने का चंदा फला। तो ये बताता है कि ईडी का काम करने का तरीका क्या है। तो इसमें कहीं से कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है, जिसको कहना होगा सो कहेगा, जो दिखता है सो। अच्छा सर, ईडी स्वतः संज्ञान ले सकता है क्या किसी मामले पे? ईडी को लगे कि इस पे जांच जरूरी है तो क्या वो स्वतः, ईडी सामान्यतया होता है क्या कि ईडी हमेशा इनिशिएट नहीं करती। किसी मामले में जांच शुरू हुई तब ईडी लेन देन के मामले में आती है। ईडी सामान्यतया अपने से खुद से किसी मामले में दखल नहीं देती। आपने देखा होगा कि सीबीआई मामला, किसी झारखंड वाले मामले में देखा कि जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद से ईडी की एंट्री होती है, इसलिए कि उस समय फिर आपका मनी का लेन देन, मतलब जहां पैसा आ जाता है वहां, जहां पैसा, मतलब जहां लक्ष्मी है वहां ईडी है, वहां ईडी है। और वो एक मजाक चल रहा था ना कि लोग लिखते रहते हैं कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता था
इंग्लिश के मैडम ने पढ़ाया था कि जिसके नाम के पीछे ईडी लग जाए उसका समय बदल जाता है। तो आजकल ऐसे भी हो रहा है। समय बदल गया है। मतलब बेसिकली आपने समझा कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है कथित शराब घोटाले में, शराब घोटाला नहीं बोलूँगा, तो कथित शराब घोटाले में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, आप दोनों चीज़ें कह सकते हैं, ये भी कि अभी वो दोषी नहीं है, ये भी कि जो जिस कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है वो कानून शायद उन्हें अभी बेल ग्रांट नहीं करेगा। और अभी देखिए टाइम तो बहुत है, मतलब आराम से बैठिए, जो शराब घोटाले का पूरा सीन है, जो पूरा कार्रवाई है, अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। जैसे सर ने आज ही मुझे बताया कि अभी तो इसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल शुरू होने में बहुत लंबा टाइम है, अभी तो बेल की ही बात की जा रही है। हाँ, और एक बात ध्यान में रखिएगा, गिरफ्तारी हुई है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, ना ही वो मनीष सिसोदिया पे, ना ही सत्येंद्र जैन पे, ना ही संजय सिंह पे, ना ही अरविंद केजरीवाल पे, ना ही हेमंत सोरेन पे, ना ही तेजस्वी यादव के घर पे छापा पड़ रहा है तो उनके खिलाफ, ना ही लालू प्रसाद यादव के यहाँ छापा पड़ रहा है। और एक आपके इस बीच में एक चीज़ और जोड़ दूं, कल के कविता के मामले में रिमांड के लिए पेश हुआ था, तो के कविता ने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, ये पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग केस बनाया गया है। तो के कविता ने जो बात कही थी, और आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल के वकील, देश के बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जो आर्गूमेंट दिया, उनके पूरे आर्गूमेंट का आधार ये था कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि चुनाव है, चुनाव चल रहा है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को निष्क्रिय कर दिया जाए, निष्क्रिय करने के लिए ये कदम उठाया गया है। और फिर उन्होंने एक बात और कही, वो ये कि उन्हें लगता है कि जून में, यानी चुनाव जब खत्म हो जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर भी आ जाएंगे। देखते हैं जून के बाद क्या होता है, चुनाव भी नज़दीक है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।